गौतमबुद्धनगर लोकसभा चुनाव 2022 की क्या सरगर्मियां हैं, क्या नजरिया है, किस दौर में है लोकसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। इस चुनाव यात्रा में हम अलग अलग प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से उनका नजरिया आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अर्चना सिंह, जो कि एक समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी रही हैं और रुस्तमपुर गांव से हैं। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। देखिए, बात चलती है चुनाव की। ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो हमको वहां पर किसान भी मिलते हैं, शिक्षित लोग भी मिलते हैं, बुजुर्ग लोग भी मिलते हैं। उन सब बातों को नजर रखते हुए आज हम जो है रुस्तमपुर गांव में आए और हमने सोचा कि क्यों नहीं एक लाइन से हटकर बात की जाए। उसी चर्चा में आज हम बैठे हैं एडवोकेट जो कि अर्चना जी हैं, उनसे कुछ वार्ता करेंगे। मेरे साथ में है मोहम्मद इलियास जी, जो कि संपादक हैं विजन लाइव के। तो संपादक जी, महोदय जी, इलियास जी, चर्चा का दौर चालू किया जाए। अर्चना जी, सबसे पहले हम ये सवाल करते हैं कि रुस्तमपुर गांव जेवर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण गांव है और ठाकुर बालू गांव है। ये बताइए, आपको हमने देखा पिछले कई वर्षों से लगातार गांव की समस्या उठाते हुए। कई बार शमशान घाट की समस्या आती है, कई बार प्राइमरी स्कूल की समस्या आती है, कई बार यहाँ सड़कों की समस्या आती है। आपने इसको बड़ी शिद्दत के साथ उठाया और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका एक अग्रणी योगदान रहा है। इसी के नाते हमने आपको प्रबुद्ध वर्ग से विशेष चर्चा में शामिल किया है। अब ये बताइए, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव है, आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं समाज सेवा कार्य करती हूँ, एक वकील भी हूँ और यहाँ के लोगों का भी नज़रिया देख रही हूँ कि जो आज से 10 साल बीजेपी है यहाँ पर, सांसद महोदय हैं महेश शर्मा जी, तो उनके लिए लोगों का नज़रिया है कि 10 साल हो गए हैं, 10 साल से महेश शर्मा जी यहाँ नहीं आए हैं और ना ही जो उन्हें जैसे बेरोजगारी के संबंध में लोगों का ये है कि गांव घर घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर में सुविधाएं मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ लोगों का, मैंने जैसे कि आपने बताया शमशान घाट का मैंने काम करवाया ही है, तो शमशान घाट की स्थिति इतनी खराब थी। गांव के लोग, अच्छे अच्छे परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं। वहां इतना जंगल जैसा लगता था कि कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। और वो एक अंतिम जगह है एक इंसान की, जहां उनका अंतिम संस्कार होता है और वहां पर इस तरीके की स्थिति, जो कि सभी लोग वहां, अच्छी जगह कोई पहुंचे ना पहुंचे, खुशी में शामिल हो या ना हो, लेकिन दुख में सभी लोग शामिल होना पसंद करते हैं। काफी जनसंख्या लोग वहां पहुंचती है, काफी भीड़ पहुंचती है और वहां जब बैठने की भी स्थिति ना हो तो लोग क्या करें। तो इसी वजह से मैंने शमशान घाट के लिए आगे बढ़ी और मेरी जगह शायद किसी और का हक बनता था जिसे काम करना चाहिए था। अगर वो सब भी कर लेते तो शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेरी जगह जिनको काम करना चाहिए था उनका हक बनता था। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुनती है, वो जनता के बीच नहीं आता है। वो जनता जो है उसको अपनी मांगों के लिए लगातार आवाज उठानी पड़ती है, पत्र व्यवहार अफसरों से करना पड़ता, तब जाके किसी समस्या का हल होता। तो ये क्या जनप्रतिनिधियों का नकारापन नहीं है? बिल्कुल नकारात्मक स्तर तो है ही उनका, क्योंकि उन्हें आकर के वो या उनके जनप्रतिनिधि कोई भी आकर के उनसे पूछना चाहिए समाज के लोगों को कि उनकी क्या परेशानी है। जब लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई गांव की क्या समस्या है और क्या नहीं है। उनका अधिकार, दायित्व बनता है कि वो यहाँ आए, आकर के कुछ लोगों से जानकारी ले, समय समय पर पता रखना चाहिए कि किस गांव में क्या समस्या हो सकती है, लेकिन कोई चीजें नहीं रही हैं। कोर्ट को भी आपने देखना है, समाज के कार्य को भी देखना पड़ता है, घर पे भी देखना पड़ता है, तो किस तरह से मेंटेन कर पाती है? वही समय हो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करने से सारी चीजें होती हैं। मैं कोशिश करने में लगी होती हूँ। हाँ, शायद इसी वजह से थोड़ी सी मेरी आंखें भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और मुझे लॉयर हूँ, तो मुझे कोर्ट में भी अपना काम देखना होता है और सबसे ज्यादा मैं समाज सेवा को थोड़ा टाइम ज्यादा देना पसंद करती हूँ।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। समस्याओं को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई आगे बढ़े तो बढ़े ना बढ़े, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, लोगों के हित में काम करना है, और इसी वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ। और साथ में गांव के सभी लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ हर कदम पे कदम बढ़ाकर चलते हैं। अच्छा इलियास जी, जैसे हमने गांव में प्रवेश किया, देखा चारों तरफ सड़कें साफ सुथरी थी, अधिकतर गांव में नालियां साफ नहीं मिलती हैं, वो देखने को मिली, तो इस विषय में किसका सहयोग मांगे? सर, बार बार मैं पत्र व्यवहार करती रहती हूँ, लोगों से वार्तालाप करती हूँ। सारे अधिकारी हैं, चाहे डीएम साहब हुए या येडा के सीओ साहब हुए, ओएसडी साहब हुए या फिर डीजीएम हुए, सभी अधिकारियों से मेरे लगातार वार्तालाप करती रहती हूँ और अपनी गांव की समस्याओं को उनके सामने रखती हूँ और उनसे जल्द ही काम पर करने के लिए उन्हें आगे बढ़ा। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल पर अब आते हैं। चुनाव है, गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग प्रत्याशी है। भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार के सांसद, बसपा से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी, जिनका एक काफी वर्चस्व रहा है और काफी व्यवहार कुशल भी माना जाता है, ठाकुर बरादरी से हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर, वो भी पेशे से डॉक्टर हैं। मुख्य रूप से 3 लोग हैं। तो क्या कुछ लोगों का नजरिया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, मेरा नजरिया, मैं लोगों से मुलाकात, जैसे कि मैं बताया कि समाज सेवा करती हूँ, लोगों से वार्तालाप होती रहती है, तो ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि गाँव के लिए हमारे आसपास के लोगों का क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबका नजरिया है कि जो महेश शर्मा जी हमारे सांसद महोदय हैं, काफी अच्छे इंसान हैं और मेरी ज्यादा कुछ उनसे वार्तालाप नहीं रहती, लेकिन लोगों का नजरिया उनको देखकर कि ये होता है कि वो और भी अच्छा कर सकते थे। यहाँ जो कार्य किए जा रहे हैं, काम को लेके होना चाहिए था, वो और अच्छा कर सकते थे। और सोलंकी जी के बारे में यही चीजें हैं कि उनके लिए जो जिस समय वो एमएलए रहे हैं, तो लोगों का नजरिया है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया था और अच्छे इंसान भी हैं, और देखते हैं क्या होता है। यानी गुडविल के आधार पर गुडविल अच्छा है, लोग पसंद सोलंकी जी के साथ, राजेंद्र सिंह सोलंकी जी से जुड़ रही है। वो महेश शर्मा जी के लिए थोड़ा सा यही है कि लोगों से मुलाकात नहीं होना, थोड़ा सा उनका चीजें हैं, लेकिन अब संपर्क नहीं कर पा रहे। अब नाराजगी है लोगों। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप एडवोकेट होने के नाते पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, वो जनता के द्वारा भी और वकील समुदाय के द्वारा भी बहुत पहले से की जाती रही है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है। आखिर कब तक ये मामला ऐसे लटकता रहेगा और क्यों ये मांग पूरी नहीं करना चाहती सरकार? किस नजरिए से देखती है? ये तो सरकार ही जाने। ऐसे से तो हम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सीधा सा ये है कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो हाई कोर्ट बेंच बैठ सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी बेनिफिट्स रहेंगे और जल्दी कार्य हो सकेंगे। जो कि आज पेंडेंसी इतनी ज्यादा रहती है, वो पेंडेंसी में शायद थोड़ी सी रिहाई मिलेगी। वकील हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे उस बारे में, लेकिन बेंच बैठ सकती है और लोगों को उसकी वजह से सुविधाएं मिलेंगी, फायदे मिलेंगे, और जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी कम होगी। यानी आपका यह कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित तो की जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मेरा मानना है। बताइए, रुस्तमपुर गांव में आप समस्या उठाती रही हैं, लगातार आप हम लोगों को भी खबर भेज के अवगत कराती रही हैं। इसके अलावा और जो गांव है उनमें मेनली समस्या प्रमुख क्या है? सर, गांव में अब जैसे कि मैंने यहाँ रुस्तमपुर गांव में काफी सारी समस्या मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे पता है समस्याएं क्या क्या हैं। अब यहाँ पर बंदर इतने ज्यादा हो रखे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, इंसान को पहुंचा रहे थे, और साथ ही साथ जो भी खेती है उसमें भी नुकसान, फल फ्रूट जो भी किसान करता है उसे भी का भी नुकसान कर रहे थे। उसको देखते हुए मैंने शिकायत की वन विभाग में, और वन विभाग से फिर यमुना अथॉरिटी, वहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद में वो बंदर चले गए। और यही चीज़ें और गांव में भी हैं, और बच्चों को खा रहे हैं, बड़ों को खा रहे हैं। सर, ये समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए।
और दूसरी बात ये फॉगिंग का है गांव में, मौसम बदल रहा है, मच्छर ज्यादा हो रखे हैं, तो फॉगिंग की समस्या रहती है। मेरे पास लगातार कॉल आती है लोगों की, तो मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ी सी उनके लिए साथ में समाज सेवा करती हूँ, तो सोचती हूँ कि उनके लिए भी कुछ कर सकूँ। तो चीजें चलती रहती है, सफाई को लेकर दिक्कतें रहती है लोगों की, तो सफाई से भी, जब सफाई नहीं रहेगी तो हमारा घर का स्तर ही कैसा रहेगा। और जैसे कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, और ये प्राइमरी स्कूल है हमारे रुस्तमपुर गांव का, उसमें सिर्फ 2 कमरे बने हुए थे, और भराव आप सोचेंगे कि 1 फीट नीचे रोड सड़क से 1 फीट नीचे स्कूल था। अब ये सभी चीजें हमारे प्रतिनिधि को देखनी चाहिए थी, और देखने के साथ में उस स्कूल का प्राइमरी स्कूल को भी बनवाना चाहिए था। जब मेरी चीजें सामने आई तो मैंने यमुना अथॉरिटी के सीओ साहब से संपर्क किया, इधर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, और वहां से फिर मैंने BSA और यमुना अथॉरिटी से बात करके 10 कमरों का 6 कमरे और लाइब्रेरी और स्टाफ रूम वगैरह बना करके तैयार करेंगे। 2 मंजिल, लगातार मैं 2 साल से इस पर वर्क कर रही हूँ, और शायद जल्द ही हमारा प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। शिक्षा के अलावा जो चिकित्सा की समस्या है, वो ये समस्या है जो प्राथमिक है वो तो ब्लॉक लेवल पे है, लेकिन इसके अलावा कुछ गांव लेवल पे कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर अगर ना तो डॉक्टर की तैनाती है, ना स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती है, जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर तो कोई भी चिकित्सा की कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, हम लोगों को जब भी जाना होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नोएडा जाना होता है, नोएडा बुलंदशहर जा सकते हैं। तो जब तक अगर किसी की सीरियस कंडीशन है, अगर हम आधा घंटे 1 घंटे ले जाने में लगे तो शायद स्थिति उसकी और भी डाउन हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ आसपास होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जान बच सके। बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे इसकी समस्या यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या बहुत ज्यादा है, लोगों के लिए आने जाने की सुविधा है ही नहीं, जिसकी वजह से बेरोजगारी यहाँ पे है। अगर वो काम करने के लिए यहाँ से निकलते हैं तो प्राइवेट व्हीकल से ज्यादा होगा। बसें चल रही है क्या? हाँ सर, उसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की, और इधर रोडवेज डिपार्टमेंट के RM साहब से और ARM साहब को मैंने लेटर लिखा। लेटर लिखने में पर्सनली मैं जाकर मिली हूँ, और वहाँ से पहले तो 2 DM साहब से भी मैंने लेटर दिया, और वहाँ से 2 बस के लिए शुरुआत हुई थी, अब लेकिन 4-5 बस शायद रघुपुरा से हुई थी ना? जी, रघुपुरा, झागेपुर, अब 4-5 बस हो चुकी है। मेरी थोड़ी सी मेहनत रंग ला चुकी है, और अब बसें चलने लगी है तो लोगों को थोड़ी सुविधा मिलती है, लेकिन जो मिलनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से हर 10 मिनट पे 5 मिनट में कोई ना कोई साधन होना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी 1 घंटे के लिए इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी सरकार की ओर से जो वायदा, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके अनुसार बुनियादी सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। सर, अब ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये सारी चीजें हो रखी हैं, मुझे थोड़ा सा कदम उठाना पड़ा है, तो अगर ये सारी चीजें हो रखी होती तो शायद मुझे आगे बढ़ना नहीं पड़ता। विशेष वार्ता से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपने समय यानी सुबह को कामकाज घर का करना, उसके बाद कोर्ट जाना, उस समय से भी समय निकालकर जनता की सेवा करना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे समाज सेवियों से संपर्क हमने किया, और क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा, क्षेत्र में क्या क्या सुविधा उन्होंने जनता के लिए रखाई, आपने देखा। इसी के साथ फिर हम और मिलेंगे। नमस्कार।